सो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत बढ़िया रिएक्शंस डील की थी, ठीक है। अब आज जो है हम टॉपिक के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरह से मतलब एंड हो जाएगा आज टॉपिक का, ठीक है। सो चलिए, जो रिएक्शंस हमने नहीं की हैं अब उनको प्रोसीड कर लेते हैं। कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हैं जो बचती हैं, तो देखते हैं वन बाय वन, और जरूरी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो आज की सबसे पहली रिएक्शन जो है दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। अब ये बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? बेंजोइन कंडेंसेशन जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटाशियम और सोडियम साइनाइड। मतलब जैसे कंडेंसेशन से आप ये तो समझ गए कि दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तो जैसे बेंजल्डिहाइड है, इसको जब हम ट्रीट करते हैं पोटाशियम साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, एंड वाटर, सो वी गेट द कंडेंस्ड प्रोडक्ट। ये कंडेंस्ड प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके का है। इस तरीके का है। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड बेंजोइन। रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा, और इस रिएक्शन में पता क्या है, देखो केसीएन ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ, तो जब भी, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही इसके साथ पोटाशियम साइनाइड को रिएक्ट किया जाएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट में नाइट्रोजन वगैरह आए, लेकिन प्रोडक्ट में बिल्कुल नाइट्रोजन नहीं है। तो इसलिए जो है ये बड़ी अहमियत वाली रिएक्शन हो जाती है। जनरली इस रिएक्शन के बारे में बता दूं, हमारे दिमाग से निकल जाती है जब ये दी होती है कि अगर बोला जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट में नाइट्रोजन को ढूंढते हैं। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन नहीं मिलती तो हम उस प्रोडक्ट को आसानी से स्किप कर जाते हैं कि यार ये तो हुआ ही नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये रिएक्शन ध्यान देने वाली है। केसीएन जहां पे दिखे बेंजोइन की याद करनी है, लिख लो कहीं पे, केसीएन जहां पे दिखे बेंजोइन को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। सो जैसे ये अपना बेंजल्डिहाइड है, तो इस पे सबसे पहले Cn नेगेटिव का अटैक हुआ, नॉर्मली हुआ जैसा हम पहले करते आए हैं। ठीक है, सुनते जाना। अब क्या है, और हमने ये भी कहा इन बेसिक मीडियम, ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, यहां पे एक खास तरह की रिएक्शन जो है, आप देखिए, मतलब
ये समझिए कि यहां पर जो हाइड्रोजन है दैट इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम हियर टू हियर। कार्बन है, और ये ऐसा हुआ भी क्यों, इसको भी आप देख लो कि साइनाइड माइनस आई और कार्बेनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा, इसलिए जो है H पॉजिटिव का एक्सचेंज हुआ। अब ये जो कार्बेनाइन बना है ये इसका मेन स्टेप है, देखते जाइएगा। ये जो कार्बेनाइन बना है, इस कार्बेनाइन ने यहां पर अटैक किया और ये ऐसे आया, सुनते जाइए। सो हमें मिल गया कुछ ऐसा, OH साइनाइड CO नेगेटिव H, ये मिल गया, ठीक है। और अब इसके बाद जो है, आप जानते हैं ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, रीजन बीइंग साइनाइड वाले कार्बन के साथ लगी है जो माइनस आई है तो ज्यादा एसिडिक है, तो अपना हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक से कम एसिडिक पे जाएगा, सुनते जाना। और उसके बाद ये यहाँ पे साइनाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप, Cn नेगेटिव आउट, सो माइनस Cn नेगेटिव एंड यू हैव गॉट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन। दिस, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हैं। ओके, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है ना, मतलब मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। वैसे मतलब अगर मैं लिखना चाहूं कि जैसे दो अपने एल्डिहाइड्स हैं, है ना, वो कह रहा है दो एल्डिहाइड्स के बीच की रिएक्शन है ना ये, तो कुछ इसी तरीके इन दो के बीच की कंडेंसेशन है ना, सुनते जाओ। साइनाइड को बीच में लाते ही नहीं, अगर आप मेरे से चाहते हो कि ट्रिक बताऊं मैं, ठीक है ना, सो देखो आपको करना क्या है, जिन दो के बीच में आपने ये कंडेंसेशन करवानी है, आपने उनके बीच में क्या करना है, नंबर एक, इस हाइड्रोजन को उठा के जो है यहां से यहां लाओ, ये पहला स्टेप, ठीक है। और इस बॉन्ड को आप यहां पे लगा दो, दूसरा स्टेप, बात खत्म। देख लो, एक की हाइड्रोजन दूसरे पे लानी है और दोनों के कार्बोनिल को जोड़ना है, ठीक। चलिए, समझ आ गई बात आ रही को, अमरीश को, आगे बढ़ते। ओके, अब इसके बाद एक बहुत जबरदस्त रिएक्शन है, जिस मिसलेनियस रिएक्शंस है, मैंने कहा बिल्कुल काम की रिएक्शंस हैं, ध्यान देना। तो इसलिए द सेकंड रिएक्शन इज Wittig reaction. The second reaction is Wittig reaction. Now what this Wittig reaction is, बड़े खास
रिएक्शन है ये। देखो सबसे पहले तो ये हमारे एल्काइल हैलाइड जैसे RCH2X की कपलिंग है एक तरह से एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। देखना कैसे होती है, ठीक है। तो दिस वन इज ट्राइफिनाइल फॉस्फिन PPH3 एंड उसके बाद बेस, मतलब हम जैसे R नेगेटिव Na पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई बेस ले लिया हमने, एंड द लास्ट स्टेप इज कार्बोनिल के साथ रिएक्शन। जैसे मैंने R डैश ले लिया क्योंकि R वहां पे लिख चुके हैं, तो R डैश के साथ ऐसे। सो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज CH डबल बॉन्ड C R डैश R डैश। पहले शॉर्टकट बता दूं क्योंकि आप शॉर्टकट पहले मांगते हो, ठीक है। सो इसलिए जो है अपन करेंगे क्या, यहां पर देखो आप ध्यान दीजिए, यहां पे कर क्या रहे हैं, इस कार्बोनिल का ऑक्सीजन, मतलब इसका एक हाइड्रोजन एक हेलोजन और एक ऑक्सीजन उड़ा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, बस वही प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि शॉर्टकट किस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं कि अब इसका मैकेनिज्म कैसा है। ध्यान से देखें आप, यहां पर होता क्या है, सबसे पहले जब अपन RCH2X को ट्रीट करते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ, फॉस्फोरस को आप नाइट्रोजन की तरह इमेजिन कीजिए, सो 2 लोन पेयर्स हैं उस पे, ठीक है। तो ऐसे देयर आर 2 लोन पेयर्स, तो ये एक तरह से SN2 अटैक हो गया है ना। तो जब SN2 अटैक हुआ, व्हाट यू विल गेट R CH PPH3, ठीक है, आपको ये मिलेगा। और साथ में X नेगेटिव साथ में रहेगा, ठीक है, जो भी हैलाइड आयन है वो साथ में रहेगा, मतलब ये सॉल्ट बन गया है ना, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो अब ये सॉल्ट बना, अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर R नेगेटिव Na पॉजिटिव है। R नेगेटिव मैंने कार्बन आयन लिया है, मतलब इसको आप 1 मिनट, जैसे हम यहां पर बड़ा R आ रहा है ना इकट्ठे इकट्ठे, तो इसलिए जो है मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं कि C, जैसे कोई भी ले लें आप, CH3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए अपने को। ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना बेटा जी, जो CH3 नेगेटिव है वो इस अल्फा हाइड्रोजन को छीनता है। मेरी बात पहले सुनते रहो, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों एसिडिक है, और फिर इसने बना दिया -CH4 मीथेन गैस, एंड यू विल गेट R C नेगेटिव H PPH3, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये जो स्पीसीज है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरसिलाइड। फॉस्फोरसिलाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। चलो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस की तरह होता है। आप देखो कार्बन आयन है ये, लेकिन ये स्टेबल भी होता है क्योंकि इसकी जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, CR H
डबल बॉन्ड P PH PH PH। तो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी है। तो फॉस्फोरस इलाइड बनता है। तो पहले तो आपको जो है ये फॉस्फोरस इलाइड, ये जो स्ट्रक्चर है और ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पहली इस रिएक्शन की बात यह है कि इसमें बड़ा अलग सा बेस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूं, नहीं तो मुझे मिटाना भी पड़ सकती है चीजें, बट आई विल ट्राई टू एडजस्ट देम। नहीं, चलो आगे ही बढ़ते हैं, अगले पेज पे बढ़ते हैं, क्यों इसमें भीड़ करनी। तो इतना समझ में आ गया। अब सुने, ये जो फॉस्फोरस इलाइड है, अब यहां पर देखते जाना आप, फॉस्फोरस इलाइड किस तरीके का बनाया था हमने, और एक हमने अब कार्बोनिल ग्रुप भी लिया था। देखते जाएं सारे लोग, C डबल बॉन्ड O R R, ठीक है, R डैश हमने लिया था, ये आया कार्बोनिल ग्रुप, जो थर्ड स्टेप में हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया है। अब वो फॉस्फोरस इलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब अपने फॉस्फोरस इलाइड को आप देखें, उसको हमने कैसे बनाया था, C डबल बॉन्ड P, यहां पर फिनाइल है, इधर फिनाइल है, 3 फिनाइल है, ठीक है ना। अच्छा, और साथ में आप ध्यान रखिए यहां पर R था और यहां पर H था, ठीक है, ऐसे। तो मैंने दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इसकी बनाई थी, उसमें कार्बन आयन बनाया था, मतलब इट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो हो क्या रहा है कि अब यहां पर होगा क्या, आप देखें रिएक्शन को, कि यहां पर होगा क्या कि ये यहां पर जाएगा, भाई ये तो कार्बन आयन की फॉर्म में तो रहेगा ही ना, वो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है ही। और उसके बाद ये पहला स्टेप है, उसके बाद जो कार्बन आयन बनेगा वो यहां पर अटैक करेगा, और तीसरा फिर जब ये O नेगेटिव आएगा तो ये P पर अटैक करेगा, क्योंकि P पॉजिटिव बनेगा। मतलब एक तरह से आपके पास जो स्पीसीज बनेगी वो स्क्वायर शेप होगी, C O P फिनाइल 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 R डैश R डैश H R, और this reaction is बिटेन। दिस इंटरमीडिएट इज बिटेन। समझ में आ रही होगी आपको बात कि कैसे बिटेन बना, और बिटेन भी बड़ा जरूरी कंपोनेंट है, ठीक है। बिटेन याद रखना है, बिटेन को मतलब ऐसे नहीं, बिटेन छोटा मोटा कंपोनेंट नहीं है, इस रिएक्शन में याद रखने वाला कंपोनेंट है स्टार, ठीक है। मतलब कई बार यही पूछ लेते हैं कि इंटरमीडिएट का नाम क्या है या कौन सा बना है, ठीक है। अब सुने, तो अब रिएक्शन बात आसान हो जाएगी आपकी। क्या आसान हुई कि अब क्या है, अब ये यहां पर ही आ गया बॉन्ड, ये यहां पर ही चला गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ट्रांजिशन स्टेट है ना, अनस्टेबल है ये। तो ऐसे में यू विल गेट एल्कीन, जो मैंने कहा था कि एल्कीन बन जाती है, ठीक है, आर डैश आर डैश, ये आपको एल्कीन मिल गई, ठीक है। और साथ में पी डबल बॉन्ड ओ, ये PH3 जो है ये बाहर निकल गया, बस हो गई रिएक्शन। इज इट ओके? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस।
अच्छा, अब अगली रिएक्शन पे आते हैं। सो अगली नेक्स्ट रिएक्शन है क्या? नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है जी बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अगेन ये रिएक्शन क्या है? बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे इस कंपाउंड को ना, सबसे पहले तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं बेंजिल। और जब हम ट्रीट करते हैं इसको एल्कोहलिक KOH के साथ, followed by acidic hydrolysis, so we get the product like this. हमें जो है इस तरीके का प्रोडक्ट जो है वी गेट। ठीक है, इस मतलब इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बीटा पोजीशन पे है ना, सो इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनते जाइए। नाउ क्या मैकेनिज्म है इसका, देखते हैं। देखो ये इथेनॉल है, तो सबसे पहले OH नेगेटिव ने जैसे किसी पे भी अटैक करा दीजिए, ऐसे अटैक किया। ये बना। ठीक है, अब क्या होता है, अब खास तौर पे देखना, यहां पर जो इसका सिग्नेचर स्टेप है उसको ध्यान देना। यहां पर होता यह है कि ये जब यहां पर आता है तो फिर जो है ये फिनाइल इस पर माइग्रेट, सॉरी कुछ ज्यादा ही बड़ा एरो लगा दिया, तो ये फिनाइल जो है इस कार्बन पर माइग्रेट कर जाता है। तो बना क्या, आप देखो COOH, O नेगेटिव, और फिर जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब इसमें भी मैं बता दूं, ये आपको आसानी से दिखाने के लिए मैंने बनाया है, अदरवाइज यहां पर भी वही होता था जो हम पहले कर चुके हैं। मैंने कहा था कि यहां पर जो है, याद आ गया होगा कि इसको OH लगा देंगे, इसको O नेगेटिव बना देंगे क्योंकि उस OH का
O नेगेटिव, इस पे जो है माइग्रेट कर जाना है। ठीक है, फिर जब हाइड्रोलिसिस करोगे you will get is that clear? Is that clear? नोट कर लिया आपने? अच्छा, हेलो फॉर्म कब कराओगे? बस इसके बाद हेलो फॉर्म, क्योंकि ठीक है मुझे लगता है। चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। अब आज हमने वो अचानक रह गई होगी। ठीक है, सो चलिए बात कर रहे हैं हेलो फॉर्म की। वैसे मोर फेमस इसकी आइडोफॉर्म रिएक्शन है, बट चलो हम जनरल हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है? ठीक है, रिएक्शन क्या है आप देखिए, और बहुत गजब की रिएक्शन है कि जब भी कोई जैसे अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एक तरफ मिथाइल चाहिए, दूसरी तरफ चाहे हाइड्रोजन हो चाहे एल्काइल ग्रुप हो, कोई भी हो, मतलब ये आर जो है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और जो है ये कोई फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, समझते जाइए। तो जब हम इसको ट्रीट करते हैं हेलोजन के साथ इन बेसिक मीडियम, सो वी गेट द प्रोडक्ट एज RCOH and plus CHX3 आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिलता है। और अगर X इज आयोडीन तो फिर येलो कलर का होता है, तो उससे जो है उसको आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन होती कैसे। रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि NaOH और X2 आपस में मिलके बनाते हैं NaOX एंड प्लस HX। इसमें भी X पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, इसमें X नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। ठीक है, ये NaOX बनता है, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। ठीक है, ये कई जगह पे बना है, जैसे हमने एल्कीन पे HOX की एडिशन की थी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो Br पॉजिटिव बना था, वैसे ये है। ठीक है, तो अब सुनो, अब होता क्या है, आप ये समझिए कि यहां पर अब मैं जरा, आप भी बात को समझ गए हैं तो मुझे लगता है कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। देखो चलो मैकेनिज्म में, मतलब देखो होना क्या है, यहां पर सबसे पहले OH नेगेटिव अटैक करेगा, यहां एनायन बनेगा, उसके बाद X पॉजिटिव का अटैक इधर हुआ, सो वी विल गेट RCO X H H। ठीक है, मतलब H पॉजिटिव गया और X पॉजिटिव लग गया।
2 बार ऐसा होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन अभी और बाकी हैं, तो इसलिए दो बार और सेम रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, RCO C X X X। 2 बार जब सेम रिएक्शन होगी तो जो है यू विल गेट दिस। समझ आ रही है बात? अब इसके बाद आप जानते हैं अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बची, बेसिक मीडियम है, ठीक है, बट कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बची अब जिस पे अटैक किया जा सके। तो अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, CH3 बाहर निकल जाएगा। सुनिए, तो अगेन फिर से वही बात, RCO नेगेटिव बन जाएगा एंड प्लस CHX3 बन गया, इट इज हेलो फॉर्म। ठीक है, हो गई रिएक्शन। देखो हुआ क्या, मतलब इसने अटैक किया, RCOH बना, इसका कार्बन आयन बना, लेकिन फिर वो RCOH एसिडिक है तो उसने हाइड्रोजन अपनी इधर दे दिया, गॉट RCO नेगेटिव, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे यू विल गेट RCOH। सही बात है, तो यू गॉट बोथ द प्रोडक्ट। अपना हेलो फॉर्म तो पहले ही बन गया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं? और बात करते हैं, बट मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं? मैकेनिज्म समझ में आया बेटा जी कि नहीं आया? ओके, बहुत बढ़िया। अब बताता हूं, अब देखो, अब यहां पर आपको ये बात समझनी है, दैट इज कि ये रिएक्शंस कौन कौन से देते हैं, कौन कौन देते हैं, कौन कौन नहीं देते हैं, ये डिफरेंस आपको जो है समझना है। ठीक है, देखो, तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि अपनी इस रिएक्शन को देने वाले कौन, ना देने वाले कौन। तो देने वालों में जैसे दे देगा एसिटल्डिहाइड, नहीं देगा फॉर्मेल्डिहाइड, दे देगा एसीटोन, नहीं देगा CH3CH2COH, प्रोपेनॉल नहीं देगा। ठीक है, देने वालों में ये दे देगा क्योंकि इधर मिथाइल है, ये नहीं देगा क्योंकि दोनों तरफ इथाइल है। सही बात है, ये दे देगा, ये नहीं देगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि कौन से दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते? समझ में आ रही है? मैंने कहा ना, एक तरफ मिथाइल होना चाहिए, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि मिथाइल नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन कुछ और भी बात है, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स, येलो कलर से लिख रहा हूं, दैट इज कि जैसे कई ऐसे भी दे देते हैं जो RCH CH3OH ये वाला दे देता है, या RCH जैसे हेलोजन हो कोई एंड CH3 ये भी दे देते हैं। चलो बताता हूं कैसे देते हैं। आप बोलोगे अभी ये क्यों दे रहे हैं, ठीक है, सुनते जाइएगा। तो इसमें है क्या मसला, ध्यान दीजिएगा, इसमें है क्या मामला। मामला ये है कि जैसे मैं इसकी बात करूं कि RCHX CH3
सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्योंकि अपने हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेसिक मीडियम होता है, तो इसलिए जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कारण RCH OH तो बन ही जाएगा एंड CH3 बन गया। ठीक है, ये तो बन ही गया। उसके बाद ये जो अपना NaOX जो बनता है ना, दैट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए है बेटा जी क्योंकि X यहां पे पॉजिटिव में है, तो हैलोजन जब पॉजिटिव में है तो उसकी नेगेटिव या न्यूट्रल होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, मतलब रिड्यूस होने की, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसलिए जो है वी विल गेट इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और जब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई फिर तो आप जानते ही हैं कि ये तो हेलोफॉर्म देता ही है ना, ये तो हमने अभी किया, जैसे ये वाला RCOCH3 वाला तो देता ही है। ठीक है, तो अब इससे ये बना, देखो इससे ये बना, फिर इससे ये बना, तो इससे ये बना, फिर इससे जो है ये बना, मतलब NeRCOCH3। ठीक है, वो देगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एनी डाउट? क्लियर एकदम से? हेलोफॉर्म हैव येलो कलर, हेलोफॉर्म का येलो कलर होता है, तो इसलिए जो है मतलब इट इज अ टेस्ट फॉर दिस ग्रुप। इन ग्रुप्स के लिए टेस्ट भी होता है, मतलब RCOCH3 टाइप के लिए टेस्ट भी होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, और कोई रिएक्शन तो नहीं बचती है? और कोई रिएक्शन आपके ध्यान में हो जो बचती हो? इप्सो अटैक, इप्सो अटैक, मैंने कहा कि इप्सो अटैक जो है मतलब यार मैंने कराया तो था इप्सो अटैक, SNAR सारा इप्सो अटैक ही तो है। SNAR जो मैंने आपको कराया था, ठीक है, वो इप्सो अटैक ही तो है ना, मतलब जहां पे न्यूक्लियोफाइल होता, लिविंग ग्रुप होता है, उसी पे जो है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, वो इप्सो अटैक था, है ना। वो तो बीच में वर्ड SCP एंड TCP, KCP एंड TCP। ओके, एक मिनट सुनते जाना। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये बात बताने जा रहा हूं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की। ठीक है, सुनना मेरी बात को। देखो होता क्या है, आप एक रिएक्शन देख लो, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। 1,3 ब्यूटाडाइन में अब अगर मैं पहले H पॉजिटिव का अटैक कराता हूं, देखते जाना, तो H पॉजिटिव का जब अटैक होगा तो मैं H यहां दिखा रहा हूं कि H का अटैक यहां हुआ, तो कैटायन यहां पर बनेगा। ठीक है, कैटायन यहां पर बनेगा, हाइड्रोजन और भी है पर जिसने अटैक किया उसको मैंने दिखा दिया। उसके बाद यहां डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इनमें भी रेजोनेंस होना है, मतलब इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सुनते जाइए, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हाइड्रोजन तो यहां पे लगा, अब क्या हुआ जब कॉन्जुगेशन हो गई, तो ये देखते जाना। अब इसका मान लो इट इज, इसको मैं कहूं A, इसको कहूं B। ठीक है, इसका कैटायन आ गया यहां पर। ठीक है,
ओके, इन कटायंस में से ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों कटायंस में से ज्यादा स्टेबल कौन है, पहला कि दूसरा, ए के बी? ए इज मोर स्टेबल क्योंकि सेकेंडरी भी है और अलाइलिक भी है। ए अलाइलिक तो दोनों है, पॉजिटिव सिंगल डबल तो दोनों में है, तो ए इज मोर क्योंकि वो 2 डिग्री भी है। चलिए, सो इसका मतलब जो ए है दैट इज मोर स्टेबल देन बी, हम यहां लिखते भी जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बारी आती है कि मान लो अगले स्टेप में यहां पर बी आर नेगेटिव का अटैक हुआ, इस पे हुआ, तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? बी आर यहां पर और हाइड्रोजन यहां पर। अगर इस पर बी आर नेगेटिव का अटैक हुआ तो ये बना। दोनों केसेस में एल्कीन बननी है। इसको मैंने कह दिया 1 और इसको मैंने कह दिया 2। अब मुझे देखो बन गया ना सही, बी आर नेगेटिव का अटैक होना था, लग गया बी आर, ठीक है। अच्छा, पहले और दूसरे में से ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? विच एल्कीन अमंग्स द टू इज मोर स्टेबल? डब्ल्यू के लिखा हुए 2, बिल्कुल। द सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 2 5। फर्स्ट वाले में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सुनते जाना मेरी कहानी, ठीक है। अब यहां पर बात समझने की है। पहले तो मैं इस बात को कंक्लूड कर लूं, एक बात आपको बता के कि अगर आप इसमें देखें, हाइड्रोजन और ब्रोमीन साथ साथ वाले पे अटैक किए, हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है साथ साथ पे अटैक लगे हैं, मतलब इट इज कॉल्ड 1-2 एडिशन, 1,2 एडिशन, या बीच में कहीं पे लिख देते हैं कि यहां पर इट इज 1,2 एडिशन। जबकि इसमें अगर आप देखें तो इट इज 1,4, पहले और चौथे पे अटैक हो रहा है, 1,4 एडिशन। सही बात है। अब मेरी बात खत्म नहीं हुई। अब बात यह है कि इसमें अगर हम HBr की एडिशन कराते हैं, पहला प्रोडक्ट बनेगा कि दूसरा बनेगा? देखो, आपकी जवाब कुछ भी हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मैं कहूं जी पहला ज्यादा बनेगा, ये दूसरा बनेगा कि दूसरा स्टेबल है, पहला अनस्टेबल है तो दूसरा ज्यादा बनेगा, तो फिर मेरा सवाल आएगा कि भैया इंटरमीडिएट तो ए वाला स्टेबल है, तो ए वाला ही प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए। ए वाला प्रोडक्ट वाज इंटरमीडिएट वाज मोर स्टेबल देन बी वाला। मतलब लफड़ा ये हो गया है कि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल है उसका प्रोडक्ट अनस्टेबल है, एंड वाइस वर्सा। सही बात है, सही बात है। तो हम फंस गए एक तरह से, सुनते जाना मेरी बात जो है। तो अब क्या किया जाए? अब यहां पर देखना होता क्या है, मैं बात बताता हूं आपको, ठीक है। आपने देखते जाना मेरी बात को। मैंने कहा कि बात को जो है क्लियरली समझना जो है, ठीक है। अच्छा, चलिए एक ग्राफ की हेल्प से जो है कुछ इस चीज को समराइज करने की ट्राई करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, ये एनर्जी है एंड ए रिएक्शन प्रोग्रेस जो है, ठीक है। अब सुने, तो अगर जो है मैं पहली वाली, इस इनिशियल वाली 1-2 एडिशन वाले का ग्राफ बनाऊं, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा जैसा बनेगा। देखते जाइए आप, इसका प्रोडक्ट
इसमें हो क्या रहा है ये भी मैं बता दूं। पहले वाले में कि जैसे इसका ग्राफ मतलब ऐसे बना रहे हैं हम कि ये डबल सिंगल डबल, फिर उसके बाद इसका जो कैटायन है पहले वाले का, हमने कहा कि पहले वाला जो कैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है। अरे दूर से ही पकड़ ले रहा है यार, दूर से ही। ओके, सो पहले मैं नीचे बना रहा हूं पहले वाले का कि पहले वाले का कैटायन जो है आपने कहा ज्यादा स्टेबल है, लेकिन प्रोडक्ट जो है पहले वाले का अनस्टेबल है। देखना मैं कैसे बताता हूं इसको। ठीक है, कि यहां पर VR लग गया। ओके, ये हो गया पहले वाला केस। ठीक है, अच्छा, जबकि दूसरे वाले को जो है हम किसी और येलो कलर ले आते हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या है कि दूसरे वाले में ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है स्टेबल आएगा। मतलब दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। सही बात है, इतना ही तो अंतर है दोनों में। ग्राफ ग्राफ सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है ना? बिल्कुल मजे वाली बात है, देखते जाना। अब सुनो, अब बात क्या है, देखो आप, अब मसला ये है जी यहां पर कि एक मिनट, अब देखो आप, अगर जो है हमारी रिएक्शन मान लो लो टेम्परेचर पे हो रही है, सुनते जाइए बात। अगर हमारी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रही है, ठीक है, जैसे लो टेम्परेचर मतलब 0 से कम टेम्परेचर पर, माइनस में जब हो रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसको एनर्जी बैरियर क्रॉस करना टफ होगा, उसको एनर्जी बैरियर क्रॉस करना टफ होगा। तो इसलिए जो ये वाला रास्ता है इट विल बी फेवरेबल, क्योंकि लो टेम्परेचर पर जो है, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए, तो इसलिए लो टेम्परेचर पर ये बैरियर क्रॉस करना आसान होगा हमारे मॉलिक्यूल्स को। सही बात है, लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स को ये बैरियर क्रॉस करना आसान होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को क्या पता कि प्रोडक्ट कितना स्टेबल है किसका, उस बेचारे को तो बैरियर ही क्रॉस करना है, ये या ये। तो जब माइनस टेम्परेचर्स होंगे तो इस बैरियर को क्रॉस कर लिया जाएगा, एज ए रिजल्ट जो है यू विल गेट दिस प्रोडक्ट इजीली। सुनते जाइए, तो ये प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लो टेम्परेचर पर जो है ये बन रहा है, कौन सा, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब इट इज मेजर एट लो टेम्परेचर। अच्छा, तो इसलिए इसको कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या हो गया, KCP। ठीक है, इसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। जबकि जो हाई टेम्परेचर होता है, समझ रहे हैं, काइनेटिक्स डिसाइड कर रहा है ना कि भाई इससे जाना चाहिए, इससे नहीं, भाई काइनेटिक्स इज नॉट अलाउइंग टू क्रॉस दिस बैरियर। ओके, जबकि बेटा जी सुनते जाइए, जबकि होता क्या है, अब जब हम टेम्परेचर हाई करेंगे, मान लो ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो हमारी रिएक्शन इस बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है। ठीक है, इस बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है, इसको भी कर सकती है। लेकिन अब मसला क्या आता है, सुनते जाइए, देखो बढ़िया बात है। हाई टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास के जो टेम्परेचर है वो हाई है, मतलब 20-25 सारे, इनको मैं हाई कह रहा हूं। ठीक है, तो इसमें इस बैरियर को भी क्रॉस कर जाएंगे, इसको भी कर जाएंगे। लेकिन अब मसला ये होगा कि आप देखिए, अगर प्रोडक्ट यहां पे है तो उसके बैकवर्ड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है वो बैकवर्ड बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है। मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, हीट बहुत ज्यादा है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेंगे, है ना? तो वैसी स्थिति में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेंगे। लेकिन
अगर आप यहां पे देखें, यहां पर बैक जाने के लिए बैरियर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहां से बैक जाना जो है संभव नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, नेट जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो येलो वाली फेवरेबल रहेगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि बैकवर्ड जो रिएक्शन है, ठीक है, जो अपनी येलो लाइन वाला जो ग्राफ है उसका बैरियर बैकवर्ड के लिए बहुत ज्यादा है, देखो फॉरवर्ड से ज्यादा है, जबकि ऑरेंज के लिए फॉरवर्ड का ज्यादा है बैकवर्ड का कम है। तो मतलब बैकवर्ड में ज्यादा रिएक्शन जाएगी ऑरेंज वाली, फॉरवर्ड में कम। आप ये समझिए दोनों तरफ रिएक्शन हो रही है, हाई टेम्परेचर है तो, लेकिन येलो वाली में फॉरवर्ड ज्यादा फेवरेबल रहेगा क्योंकि उसका बैरियर छोटा है। तो ऐसे में डिसाइड कौन कर रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज डिसाइडिंग कि विच विल बी मेजर। इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है हीट के कारण, इसका कम स्टेबल है, तो इसलिए द सेकंड वन इज मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड हायर। तो इसको कहते हैं हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या आपको ये बात समझ में आई? कुछ पूछना है? क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना? बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल, है ना? तो कॉन्सेप्ट जो है मतलब वो इसलिए डिले करवा दिया जाता है कि यार लेट पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना? अब आपको मजा भी आ गया। देखो मैं स्टार्टिंग में ही करा देता, ऑर्गेनिक में 11th में करा देते तो मजा नहीं आता इतना जो है, ठीक है ना, मतलब उसका यूज भी नहीं था। अब जो है आपको बात समझ में आ गई कि मतलब अगर रूम टेम्परेचर में हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट स्टेबल हो, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो है मेजर बनेगा हमेशा। मतलब अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो हम रूम टेम्परेचर अज्यूम करेंगे कि भाई रूम टेम्परेचर पे ही पूछा है, तब जो है तब हम थर्मोडायनेमिकली ही बनाएंगे। इज इट ओके? बहुत बढ़िया, ठीक है। सो चलिए, सो हियर वी एंड ऑर्गेनिक एंड हियर एंड्स अनदर सेशन, थ्योरी पार्ट, ठीक है। मतलब एक तरह से एक और सेशन खत्म हुआ 2022 कोविड इन्फेक्टेड पीपल्स। नहीं, हम नहीं बोलेंगे इस टाइम को, कोविड की वजह से तो याद रखोगे ही आप, नहीं तो आई विल ऑलवेज बी इन योर मेमोरीज, ठीक है। सो आप लोग तो रहोगे ही, ऑब्वियस सी बात है ना? बट क्योंकि जैसे मैं भी देखता हूँ ना, मुझे जिन टीचर्स ने प्राइमरी में पढ़ाया है मैं उनको याद रखता हूँ, ठीक है ना, कुछ एपिसोड याद रह जाते हैं, ठीक है ना, मतलब तो इस तरह से जो है आप लोग, कोविड एक बड़ा एपिसोड होगा आपके लाइफ लॉन्ग के लिए जो है कि नहीं यार उस टाइम पे पढ़ाते थे हमें। चलिए, सो मुलाकात तो होती रहेगी, सेशंस होते रहेंगे, ठीक है। बट बेस्ट ऑफ लक। कई लोग मैं जानता हूँ, कई लोग पता है क्या करते हैं, क्लासेस फिर अब इरेगुलर हो जाती है ना इसके बाद जो है, तो इसलिए जो है कई लोग मतलब क्लास अटेंड ही नहीं करते, डाउट्स में यकीन नहीं करते, ठीक है। बट आपको अपडेट जो ग्रुप में आता रहेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि नाउ दिस इज कोलैबोरेशन विद माय क्लासरूम, सो मैं कुछ ऐसा ट्राई करूंगा कि आपको प्रैक्टिस सेशंस जो हमारे और भी टीचर्स हैं ना वो दें, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन तो अब क्लास लग ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो लेकिन जब आपने ऑनलाइन ही देखना है, ठीक है ना, अब
तो लेट अस compete लाइक जैसे ऑल इंडिया लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस सेशंस लगेंगे, जस्ट ट्राई टू बी विद दैट, ठीक है। तो मतलब अब ये नहीं कि भाई सर ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये वो नहीं, आपने वी हैव डन, ठीक है, ये मान लो। एंड एवरीथिंग वाज डन इन ए वेरी इलेबोरेटिव मैनर, ठीक है, बहुत टाइम लगा के। अमाइंस तो मैं करवाता ही नहीं था, अमाइंस नहीं करवाता था मैं पिछले 2-3 साल से, अमाइन कराई नहीं, क्योंकि सारी रिएक्शंस करी होती थी, ठीक है। आपने देखा होगा जो मेन रिएक्शंस हैं, हो सकता है सर ने पता नहीं क्या क्या कराया, लेकिन जो भी कराई होगी मेन रिएक्शंस तो हमने कर रखी है, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन जो है, आप मेरे साथ टच में रहिए, विद इन 1 वीक जो है हम लोग आपको माई क्लासरूम के साथ अटैच कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लगेगा और आपको जो है ये आ जाएगा। इज इट ओके? हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का, बिल्कुल। लेट अस सी प्लान क्या है उनका, जो है प्लान क्या है कि टॉपिक्स करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन जो भी करवा रहे होंगे, वी विल गेट इन टच, ठीक है। सो देर आर इंडिया के टॉप टीचर्स हैं, ठीक है ना। तो वहां पे जो है उनसे पढ़ोगे तो प्रैक्टिस और बढ़िया होगी। मेरा मतलब कि जब ऑनलाइन करना है, लेट अस सी, ठीक है। सो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए, टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं ऑफलाइन में, ऑफलाइन सेशन तो ऑफलाइन में तो कभी भी आइए आप, है ना। तो वी विल इन टच, ओके बाय।